हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें से हम उसको उस सीरीज से डिटरमिन कर सकते हैं। एक चीज थी उस सीरीज के अंदर, हमने जो भी एलिमेंट्स देखे थे उन सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन थे, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से थे, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसमें मेंशन किए गए थे। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड सम फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर। बट उसके अलावा जो कंडीशंस हैं उस पे अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नर्न्स इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से हर साल बोर्ड्स में, कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है हमें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नर्न्स इक्वेशन। देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा करके, बट जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी कि अलग कंडीशंस के ऊपर, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस है, उस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई भी हमने निकालना हो, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकालते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो नर्न्स इक्वेशन जो है, this equation is used for the determination of electrode potential at the conditions other than standard conditions। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अलावा जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमें दो तीन तरीके से डिफाइन की है नर्न्स ने। तो देखते हैं, सबसे पहली इक्वेशन जो है केस वन, तीन चीजों अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसने नर्न्स इक्वेशन दी है केस वन, दैट इज फॉर हाफ रिएक्शन। अगर हम हाफ रिएक्शन की बात करें तो वहां पर नर्न्स इक्वेशन क्या होती है और कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए, हाफ रिएक्शन में मतलब क्या है कि या तो आप रिडक्शन हाफ की बात कर रहे हैं या फिर ऑक्सीडेशन हाफ की बात कर रहे हैं कि हाफ रिएक्शन चल रही है। वहां पर नर्न्स इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है, तो पहले कोई एक हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लेते हैं जो जिंक है ये Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यानी कि ये क्या है, एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, अब इसके लिए नर्न्स इक्वेशन हम लिखेंगे जब, तो वो क्या होगी, नर्न्स इक्वेशन इस केस के लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाती है, ई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ये है हमारी नर्न्स इक्वेशन फॉर दी हाफ रिएक्शन। अब इसके अंदर ये क्या क्या चीजें हैं, आर जो होता है यहाँ पर, पहले ई देख लीजिए, ई क्या है हमारा, ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैंने यहाँ पर जनरल लिख दिया है, किसी भी रिएक्शन के लिए अप्लाई हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ लिख रहे हो तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, रिडक्शन हाफ लिख रहे हो तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और ई नॉट जो है, ई नॉट क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी, और आर जो है इस इक्वेशन में, आर इज
गैस कांस्टेंट, T is temperature, N is N फैक्टर, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या होता है N फैक्टर, और F जो है यहाँ पर F is Faraday's constant, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और Q जो बचा यहाँ पर Q is रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस इक्वेशन को समझ लीजिए। क्या है यहाँ पर, E जो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैस कांस्टेंट, T इज टेंपरेचर, N इज N फैक्टर एंड F इज फैराडेज कांस्टेंट एंड Q इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट जो होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिलती जुलती टर्म है, अभी हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के लिए मैं बात करूं, इस इक्वेशन के लिए जो रिएक्शन कोशेंट है या N है, N जो होता है N और ये जो रिएक्शन कोशेंट है ये दोनों रिएक्शन टू रिएक्शन वरी करते हैं। ठीक है, E नॉट साइड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हर किसी के लिए फिक्स होता है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख ही ली है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना होता है। R एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, T भी एक फिक्स लेकर चलते हैं यहाँ पर, और जो Q है रिएक्शन कोशेंट, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वरी करेगा। F जो है हमारा फेराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी 1 Faraday is equal to 96,500 कूलम्स होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए अगर मैं ये यहाँ पर N की बात करूं तो N हमने बात करा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, वही होता है हमारा N फैक्टर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और Q जो है यहाँ पर, Q क्या होता है, Q बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं RHS बाय LHS करके। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड में जो भी आपके पास प्रेजेंट है, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पर है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। बाय लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज आपके पास प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, आगे आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें जो हम लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड और लिक्विड वाले फॉर्म कंसीडर नहीं करते, बात लेटर इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हाफ रिएक्शन के लिए जो है इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट केस की अगर बात करें तो केस फॉर फुल रिएक्शन के लिए किस तरीके से नॉन्स्ट इक्वेशन कंसीडर की जाती है। देखो, फुल रिएक्शन का मतलब क्या है कि वहां पर ऑक्सीडेशन भी चल रही है और रिडक्शन दोनों चल रही है। और वहां पर अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो वहां पर पोटेंशियल का एक डिफरेंस आएगा आपके पास। सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल सेपरेटली आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो। ठीक है, वहां पर आपको एक पोटेंशियल का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि दोनों एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या क्या पोटेंशियल है, उसका एक डिफरेंस आएगा आपके पास वहां पर। तो फुल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया क्योंकि सिर्फ हाफ रिएक्शन थी, एक ही ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ आपको यहाँ पर पुट करना था। और फुल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है तो रिडक्शन भी हो रही है साथ में। ठीक है, और दोनों को जब आप कंबाइन कर करके लिखोगे तो क्या होगा, वहां पर कैथोड और एनोड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसका एक डिफरेंस आएगा आपके पास, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड विल बी इक्वल टू, यानी कि इसकी जगह पे हमने ये लिखना पड़ेगा फॉर फुल रिएक्शन। और ई नोट क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके लिए भी हमें यही सेम चीज करनी पड़ेगी, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करना पड़ेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो सेपरेटली, इसके लिए निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए अलग से निकाल लो, रिडक्शन हाफ के लिए अलग से निकाल लो, फिर उसका डिफरेंस कर लो, तो वहां से भी यही सेम चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ Q। अब देखिए एक चीज याद कीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये क्या होता था, हमने ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ी है, उसकी कैलकुलेशन में फॉर्मूला पढ़ा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड मतलब क्या होती है, ई सेल का मतलब ईएमएफ, और ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ दैट इज ई नॉट सेल। ठीक है, माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ
क्यू। ठीक है, सो फॉर फुल रिएक्शन जो नॉन इक्वेशन है वो हमारे पास ये हो जाती है ई सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एल एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन हमने इसी को ही डिराइव करके सोच समझ के थोड़ी सी करी है, बट एक और भी तरीका है इसको डिराइव करने का, ये रिलेशन निकालने का। थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू भी आप इस रिलेशन को बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं उसको भी एक बार। तो थर्मोडायनेमिक्स से कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या था वो रिलेशन? गिब्स फ्री एनर्जी का डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये रिलेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, और हमने गिब्स फ्री एनर्जी का ईएमएफ के साथ भी एक रिलेशन पढ़ा है इसी चैप्टर में। वो क्या रिलेशन है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल क्या है? ईएमएफ। ठीक है, ये रिलेशन हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। इसी को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा जी की जगह पर लिख दिया माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट की जगह पर लिखोगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ईएमएफ आ जाएगा। अदर कंडीशंस के ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करोगे तो ईएमएफ आ जाएगा नॉर्मल वाला, यानी कि अदर कंडीशंस पर, प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक, अब क्या करना है आपको? यहां से इस NF को कॉमन ले लीजिए। माइनस NF अगर आपने कॉमन ले लिया, माइनस NF अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? यहां पर रह जाएगा ई नॉट सेल। माइनस आपने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहां प्लस का साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, आर टी, यहां पर तो NF था ही नहीं, तो यहां पर अगर आपने NF बाहर निकाला तो इसके नीचे लग जाएगा। यानी कि अगर इस माइनस NF को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से ये चीज बन जाएगी। माइनस NF को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस NF ई नॉट सेल बन जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस RT बन जाएगा। NF से NF कट जाएगा, बाकी वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस NF से माइनस NF कैंसल, तो देखो क्या इक्वेशन बन गई है? E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ। ठीक है, तो देख सकते हो आप ये और ये सेम इक्वेशन है, तो दोनों तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। चाहो तो इसी हाफ रिएक्शन को फुल रिएक्शन बना करके सेपरेटली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए, और फिर इसका डिफरेंस देखोगे तो वहां पर आप इस तरीके से इसको लिखोगे, और इसी को डिस्प्लेस करके हमने ईएमएफ लिख दिया। तो बात एक ही है, चाहे आप इस तरीके से समझ लीजिए चाहे उस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे इसके बाद, मेनली जो नर्स्ट इक्वेशन आती है उस पर आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन। पूछ भी सकते हैं वैसे एक आध नंबर में, कभी आके आया नहीं है अभी तक ऐसा क्वेश्चन कि व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन। आपसे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, तो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं या जो न्यूमेरिकल्स हैं नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं आगे हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। एक केस और भी है, पहले हम जो है कैलकुलेशन कैसे की जाती है थोड़ा उसको समझ लेंगे, फिर इसका थर्ड केस स्टडी करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। हाँ जी, तो देखेंगे फॉर कैलकुलेशंस कैसे हम डील करते हैं नर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बनाया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन है क्या, तो आप वही इक्वेशन लिखोगे जो भी अभी हमने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, बट कैलकुलेशंस में आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे जो मैं अब बता रहा हूं। तो कैलकुलेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मल जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी? ई सेल। ज्यादातर आपकी यही फॉर फुल रिएक्शन ही ये नर्स्ट इक्वेशन यूज होगी। तो जो पहले पढ़ी है रिडक्शन पोटेंशियल वाली, उसका कुछ खास यूज नहीं है, मेनली आपकी यही यूज होगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू।
ठीक है। और कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस नेचुरल लॉग को लॉग टू दी बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग की वैल्यूज को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं नेचुरल लॉग को जो है कन्वर्ट कर लेंगे इसमें लॉग टू दी बेस 10 में, जो कि कैसे किया जाता है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू दी बेस 10। हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो है लॉग टू दी बेस 10 ही यूज होता है, इसलिए जहां पर भी नेचुरल लॉग हमें नजर आता है हम उसको उठा करके कन्वर्ट कर देते हैं लॉग टू दी बेस 10। ठीक है, और हमें मालूम है यहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.314, इसमें हम लगा करके पुट कर देंगे। और F भी हमें मालूम है, फैराडेज कांस्टेंट है, इसकी भी एक वैल्यू है फिक्स, दैट इज 96,500। और T जो है, T इज टेम्परेचर, उसको हम स्टैंडर्ड ही मान के चलेंगे, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में उठा करके पुट कर देंगे, क्योंकि कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे वहां पर R, T, F ये तो बदलने वाला है नहीं, ये तीनों चीजें तो सेम ही रहेंगी। और नेचुरल लॉग की जगह हटा करके जो हमने 2.303 लॉग टू द बेस 10 लगाया है, इसका 2.303 ये भी हर जगह फिक्स रहेगा। तो इनको पुट करके हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। तो सोल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग log to the base 10 क्यूब। तो आपको फॉर कैलकुलेशन ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। देखिए कितना इजी हो गया, यहाँ पर हर इक्वेशन में हर क्वेश्चन के अंदर आपको R, T, F और 2.303 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और इस इक्वेशन में आपको क्या है, ई सेल निकालने को दे सकता है, ई नोट सेल निकालने को दे सकता है, कोई भी एक चीज कैलकुलेट करने को दे सकता है। एन हम देख ही चुके हैं क्या होता है, एन फैक्टर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हम इस चीज को यूज करेंगे। ठीक, अब एक तो ये बात होगी, हमें फॉर्मूला तो पता लगे क्या यूज करना है, अब इसको कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन करवाने से पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर एक साथ हमने सारी चीज आप देख पा रहे हो, इसमें ई सेल भी आपको पुट करना है, ई नोट सेल भी जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, हो सकता है कैलकुलेट भी करना पड़े, एन फैक्टर है और क्यू है, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो 3-4 चीजें हैं, सब कुछ आपको एज इट इज क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा, आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सारा कुछ एक साथ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर बैठोगे। तो इसीलिए नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें 4 स्टेप्स के अंदर सोल्व करना है। कैसे, कौन कौन से स्टेप्स इसमें हम लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही आपके पास नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ को, रिडक्शन हाफ को लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या करोगे, अगर तो इनोट सेल दे रखा है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो ये इनोट सेल और ये एन फैक्टर ये निकालोगे। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट इनोट सेल एंड एन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना है ये क्यू। क्यू क्या था, रिएक्शन कांस्टेंट। कैलकुलेट रिएक्शन कोएफिशिएंट, दैट इज क्यू। क्यू को निकाल लीजिए। अब क्यू कैसे निकलता है वो भी हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्यू कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ी थी इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी गैल्वेनिक सेल की, वहां पर जो जिंक था हमारे पास, जिंक क्या होता था, ऑक्सीडाइज होता था, एनोड बनाया था हमने जिंक को। ठीक है, और कॉपर को क्या किया था हमने, कैथोड बनाया था। तो गैल्वेनिक सेल की अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो कुछ इस तरीके से थी, जिंक जो था 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, Q जो कि हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी लिखा था, Q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS बाय LHS होता है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, जिंक 2 पॉजिटिव और एक कॉपर। तो क्या करोगे,
जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जिंक की कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब एक चीज का बहुत 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 इंपॉर्टेंटली आप याद रखिए, ध्यान रखना है आपको क्यू कैलकुलेट करते हुए कि जब भी आप क्यू कैलकुलेट करेंगे वहां पर जो भी चीज आपको प्योरली सॉलिड या प्योरली लिक्विड फॉर्म में दी हुई हो उसको आपने यूनिटी मान करके चलना है, उसको 1 मान करके चलना है। यानी कि यहाँ पर ये जो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन है इसको भी 1 पुट कर देना है और यहाँ पर जो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन है इसको भी 1 पुट कर देना है, यानी कि इसको कंसीडर नहीं किया जाता। जैसा कि हम अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे वहां पर भी कुछ यही करते थे कि सॉलिड और लिक्विड जो प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मान करके चलते हैं, तो उसको आपने यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मेरे को क्यू लिखना होगा तो क्यू क्या लिखूंगा मैं Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव इनकी कॉन्सेंट्रेशंस। तो गैल्वेनिक सेल के लिए जो क्यू की वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्यू हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये वो हमारा स्टेप नंबर 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 4। लास्ट स्टेप में बस आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन आप लिख ली, उसके बाद इनोड साइड और एन फैक्टर निकाल लिया, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लिया। अब आपको यूज करनी है अपनी नॉनस्ट इक्वेशन। जो जो चीजें कैलकुलेट करी हैं इन सभी को आप क्या करेंगे, अब अपनी नॉनस्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो नॉनस्ट इक्वेशन में लास्ट स्टेप के अंदर आपको पुट करना है, एक साथ सब कुछ मत करना, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से डील करते हैं, आफ्टर दैट हम कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें कम से कम नहीं तो 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा, और आप तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना कम है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पे वेस्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे लेवल इसका इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जो हमने पढ़ा था, इन विच जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर प्रेजेंट, और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन दी है आपको 0.001 मोलर एंड 0.1 मोलर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 0.001 मोलर और 0.1 मोलर रिस्पेक्टिवली इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, एंड इसमें आपको जो इनोड सेल है एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ इज 1.1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इन व्हिच जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर प्रेजेंट हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर एंड 0.1 मोलर रिस्पेक्टिवली, एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन है। ठीक है, हो सकता है आपको कई बार नहीं भी दी होती तो वो आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ती है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला सीखा है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और उसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल को पुट करते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहला स्टेप पढ़ा था, पहला स्टेप क्या करते हैं हम, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिखते हैं। तो इसकी डैनियल सेल की तो रिएक्शन हमें मालूम ही है क्या होती है। इसकी रिएक्शन जो है जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये इक्वेशन है हमारे डैनियल सेल की। कई बार आपको इक्वेशन नहीं दी हुई होगी या आपको इक्वेशन नहीं पता होगी, तो वहां पर रिएक्शन में आपको क्या चीज गिवन होगी। देखो वहां पर क्या होगा, आपको हो सकता है जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करे। जो हमारे सेल होते हैं, सेल की रिप्रेजेंटेशन को भी समझना जरूरी है। कई बार आपको सेल जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा, जैसे अगर डैनियल सेल को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊं, तो डैनियल सेल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो जिंक है, जिंक से कन्वर्ट होता है जिसमें Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.001, ठीक है। और ये पूरे सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ही ऑक्सीडेशन चलती है, हमने पढ़ा था लॉन लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड पर, एनोड नेगेटिव, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, आफ्टर दैट यहां पर आप लगाते हैं ये 2 लाइनें जिसे हम जो कि सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में यानी कि रिडक्शन हाफ लिखेंगे। रिडक्शन हाफ यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की, कॉपर 2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो कि क्या है 0.1 मोलर आपको क्वेश्चन में गिवन है, और कॉपर ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। मान लो ये आपको स्टेटमेंट ना दी होती, सीधा आपको ये चीज दी होती और ईएमएफ लिखा होता 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड ईएमएफ और बोल देता कि ईएमएफ निकालिए, ठीक है। तो वहां पर आप कुछ इस तरीके से इक्वेशन को बनाएंगे कि ये जो है आपको ऑक्सीडेशन आप दे रखा है, ये रिडक्शन आप दे रखा है। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे, तो पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि जिंक जो है, जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, ये पता होना बहुत जरूरी है उन क्वेश्चन में जहां पर आपको ई सेल गिवन यानी कि ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो गिवन ना हो। वहां पर आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकालते हैं हम, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके। और उसके लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो सीधा हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है, सीधा नस्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं करनी। पहले हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख ली, उसके बाद ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको क्यू निकालना है और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे अपनी नस्ट इक्वेशन में। तो क्यू जो था हमारा, जो कि रिएक्शन कोएफिशिएंट है, वो हम कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव है, कॉपर को हमने कंसीडर नहीं करना है, इसको यूनिटी मान करके चलना है। तो जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। जिंक 2 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें क्या दे रखे, जिंक सल्फेट की दिए 0.001 मोलर, 0.001 मोलर बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की दे रखी है 0.1 मोलर, ठीक है। तो इसको पुट कर लिया तो रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी 1 0, 10 नीचे आ जाएगी 3 0, 1 0 से 1 0 गई, तो ये बन गया आपके पास 10 रेज़ टू द पावर -2, तो ये आ गया आपके पास Q, ठीक है। आफ्टर दैट अपनी इक्वेशन को यूज करेंगे, जो नस्ट इक्वेशन है आप उसको यूज कर लेते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, जो कि आपको बताया था कैलकुलेशंस के लिए ये इक्वेशन यूज करनी है, बाय में n log q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई सेल हमें निकालना है, ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, n क्या है, n रह गया, n देख लीजिए, n क्या है, यहाँ पर जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक्सचेंज आया है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट। ई नॉट सेल जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.1 माइनस 0.0591 बाय n जो है हमने निकाला 2,
और log Q क्या है, log अभी हमने निकाला 10 की पावर -2, Q क्या है 10 की पावर -2। ठीक है, बस इसके बाद आपको इसको सोल्व कर लेना है। करते हैं सोल्व। 1.1 माइनस 0.059112। देखो यहाँ पर क्या है, log 10 की पावर -2 है, तो हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। log x रेज टू द पावर y अगर कहीं पर होता तो वहां पर हम क्या करते हैं, y को log के आगे ले आते हैं और इसको लिखते हैं क्या, y log x। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे। log 10 की पावर -2 है तो इसको क्या लिख देंगे, -2 log 10। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और log 10 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर 1.1 प्लस 0.0591। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1.1591 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नॉन इक्वेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गुड बाय।